नमस्कार। बजट में कैपिटल मार्केट को लेकर कई सारे ऐलान हुए हैं और इनको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम बात कर रहे हैं नोवा ध्रुवा के फाउंडर सुनील संघई जी से। सुनील जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये समझाएं कि ये जो सेबी और सेबी डिपॉजिटरीज एक्ट और जो एससीआरए एक्ट है, इन तीनों को मर्ज करके एक सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड लाने का जो ऐलान किया गया है, इसका मकसद क्या है? क्या सेबी को और पावरफुल बनाने की बात है इसमें, या जो बहुत सारी अलग-अलग कानूनों को लेकर इंटरप्रिटेशन अलग-अलग होते हैं, उनको साफ करने की जरूरत थी? क्या इसका इंटरप्रिटेशन आप निकाल पा रहे हैं इन तीनों कानूनों को एक साथ लाकर एक नया कोड बनाने पर? ये बड़ा अच्छा मुद्दा आपने उठाया ब्रजेश जी। थोड़ा सा मैं आपको पीछे हिस्ट्री में लेके जाना चाहता हूँ। 1991 जब सेबी एक्ट बना, जब सेबी बना था, उस समय कैपिटल मार्केट के सारे रेगुलेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास हुआ करते थे, और वो पार्ट रेगुलेशन सेबी के एक्ट में कन्वर्ट होके सेबी के पास आ गए। कुछ चीज़ें फिर भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास रह गई, उसको हम लोग कहते हैं एससीआरए, सिक्योरिटीज रेगुलेशन कंट्रोल एक्ट। और बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जो कि जिसमें कि सेम चीज़ दोनों जगह, या सेबी उसका रेगुलेटर था लेकिन एक्ट वहाँ पर था, रेगुलेटरी बॉडी मिनिस्ट्री के पास थी, और उनका हार्मोनाइजेशन होना ज़रूरी था। इसलिए ये एक पॉजिटिव स्टेप है कि ये सारी चीज़ें एक जगह हो जाए, एक ही रेगुलेटर हो। उसके बाद क्या हुआ, 91 के बाद जैसे जैसे नए डेवलपमेंट हुए, नए नए इंस्टीट्यूशंस आए, डिपॉजिटरी बनी हमारी, तो डिपॉजिटरी का एक्ट बना, तो वो भी अल्टीमेटली तो सेबी को ही रेगुलेट करना है, लेकिन वो एक्ट अलग था। तो इन सबको एक साथ मिला के और एक कोड बनाना, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और इसका कभी भी जब ज़रूरत पड़ती है, इमरजेंसी होती है, कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब उसको हैंडल करना होता है, तो उस समय ये एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ फ़ायदा करता है। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि क्लैरिटी भी आएगी, शायद अधिकार भी सेबी के बढ़ेंगे और कंप्लायंसेस को लेकर जो इश्यूज होते होंगे वो भी साफ होंगे। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल। एक और बड़ा, मैं एक ऐड करना चाहूँगा, ये बड़ा थॉटफुल, जब मेरे से कल किसी ने पूछा था भाई बजट के लिए आप क्या सोचते हैं, तो एक मुद्दा मैंने बोला था कि ये बजट बड़ा थॉटफुल बजट, काफ़ी कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, बट जिससे कि ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट हो सकता है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें सोची गई हैं और खुद पे की गई हैं, तो बड़ा थॉटफुल बजट है। एक और चीज जो कहा गया है, जिसके बारे में हम बहुत लंबे समय से सुनते रहे हैं, हर सेबी चेयरमैन की एक ख्वाहिश होती है कि वो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को उसके सेकेंडरी बॉन्ड मार्केट को और बेहतर बनाए, लिक्विड बनाए। यहाँ एक बार फिर से ये प्रपोजल बजट में लाया गया है। कितने होपफुल हैं कि इस बार शायद ये वाकई में इस पर कुछ अमल हो पाएगा ठीक तरीके से, और दूसरा इन्वेस्टर्स जो हैं उनके लिए कैसे ये बेनिफिशियल होगा? आपने एक बिल्कुल सही फरमाया कि खाली सेबी चेयरमैन नहीं, हम प्रैक्टिशनर भी इसके लिए होपफुल है। मैं भी 30 साल से हर कॉन्फ्रेंस में मेरा एक सेशन ये रहता है बॉन्ड मार्केट का, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, और इसमें रियली प्रोग्रेस होना चाहिए। देखिए, हमको ये समझना पड़ेगा कि किस वजह से ये प्रोग्रेस नहीं हो रहा था। मेन वजह थी बॉन्ड मार्केट के प्रोग्रेस नहीं होने की लिक्विडिटी मार्केट में लिक्विडिटी हो, एक बायर हो और एक सेलर हो, कोई ना कोई उसको खरीद और बिक्री कर रहा हो, तो मार्केट लिक्विड होता है। मार्केट लिक्विड होता है तो उसकी ट्रेडिंग बढ़ती है, तो वो मार्केट डेवलप होता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में इशू ये था कि लिक्विडिटी नहीं थी, क्योंकि लिक्विडिटी के लिए आपको कैपिटल चाहिए। तो अब ये फाइनली वो पर्टिकुलर मुद्दे को ये लोग एड्रेस कर रहे हैं कि एक एजेंसी बना रहे हैं, जो एजेंसी, उस एजेंसी के पास कैपिटल होगी और वो मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगी। वो खरीदेगी वो बॉन्ड को या बेचेगी उस बॉन्ड को, जिससे कि लिक्विडिटी क्रिएट होगी, मार्केट मेकिंग होगा। और एक बार लिक्विडिटी क्रिएट होगी तो ऑटोमेटिकली मार्केट डेवलप हो जाएगा। ये हमारे पास प्राइमरी मार्केट है, इशुएंस हो जाते हैं, हमारे पास इशुअर हैं जो कॉर्पोरेट हैं, जिनको कि हमारे पास इन्वेस्टर्स भी हैं, बैंक्स हैं जो बड़े इन्वेस्टर भी हैं। रिटेल नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि मार्केट लिक्विड नहीं है। एक्विटी मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर क्यों आते हैं? तो वो मार्केट लिक्विड है, जो वहाँ बायर है, सेलर है, मार्केट लिक्विड है। तो यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन चाहिए था जो कि लिक्विडिटी प्रोवाइड करे, और अल्टीमेटली इन्होंने फाइनली उसी को एड्रेस किया है। तो इस बार
मैं आपको सच बताता हूँ कि मैं जेन्युइनली होपफुल हूँ कि अब ये पिकअप कर जाएगा, हमारा 30 साल का इंतजार अब खत्म होगा। अच्छा, इसमें एक सवाल और है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है अभी तक की बातों को समझकर कि लिक्विडिटी के लिए तो कैपिटल चाहिए होगा, और कैपिटल जो भी एजेंसी डालेगी वो कौन सी एजेंसी होगी? क्या सरकार से आएगा, या ये जो फंड होगा मार्केट मेकिंग के लिए, ये कौन क्रिएट करेगा? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है अभी के आधार पर? तो देखिए, मुझे पब्लिक में तो कोई बहुत बात है नहीं, पता नहीं कि क्या, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सेबी कुछ न कुछ इस पे काम कर रही होगी। और जो एजेंसियां हैं, सेबी, आरबीआई, म्यूचुअल फंड का ग्रुप है, बिकॉज वो म्यूचुअल फंड बॉन्ड मार्केट से बहुत कनेक्टेड हैं, बैंक्स हैं, तो वो सब आपस में मिल के इस बात को डिसाइड कर रहे होंगे कि अल्टीमेटली कौन इसको फंड करेगा। बट ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनना और वो उसका ये दायित्व होना कि वो मार्केट मेकिंग करे, ये बहुत अच्छी बात है। एक और हमने बजट से पहले चर्चा की थी कि बैड बैंक का आइडिया जो था, इतने लंबे समय के बाद आखिरकार उसको लेकर फॉर्मली अनाउंसमेंट हुआ बजट में। आप किस शक्ल में देख रहे हैं, और किन किन चीजों पर आपके हिसाब से अभी सफाई और आनी चाहिए, ताकि जो बेहतर तरीके से इसको समझा जा सके कि आखिर ये काम कैसे करेगा, इसकी फंडिंग कैसे होगी, कौन पैसे डालेगा और कैसे काम करेगा? देखिए, मेरी जो समझ है, जो कल के अनाउंसमेंट से हमने जो समझा है कि उसमें दो चीज़ है। एक तो एक ये ओवरऑल आर्किटेक्चर बना रहे हैं, एक लॉ बना रहे हैं जिसमें कि एक होल्डिंग कंपनी होगी, वो होल्डिंग कंपनी बैंक से जो एसेट जिनका कि प्रोविजन किया हुआ है, लेकिन वो रिस्ट्रक्चर करनी है एसेट, उसको रिकवरी मोड में है, एनपीएल है, बट उनका प्रोविजन किया हुआ है, उसको खरीदेगी। और एक अलग कंपनी होगी जो उन एसेट्स को मैनेज करेगी, एंड मैनेज करने के बाद एट अप्रोप्रिएट टाइम पे प्रॉपर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से उनको अलग अलग इन्वेस्टर को बेचेगी। और वो इन्वेस्टर एआईएफ होंगे, जो जैसे भी इन्वेस्टर होंगे, इन्वेस्टर उसको एसेट को खरीदेंगे। तो ये मैकेनिज्म सेटअप किया जा रहा है। अब है कि ये कौन इंस्टीट्यूशन को फंड कौन करेगा। शायद शुरुआत में बैंक से आपस में आके उसको फंड करें, बिकॉज ये तो बैंक के ही एसेट्स हैं, उनका प्रोविजन किया हुआ है, तो वही उनको फंड करें। या एक पहले जो मैकेनिज्म बना था एआरसी, आपको याद होगा, जिसमें कि रिसीट दी गई थी और फंडिंग की ज़रूरत नहीं थी, ये उसी का एक्सटेंशन एक तरह से मुझे लगता है। लेकिन पूरा जब डिटेल रूपरेखा आएगी तो पता लगेगा कि किस तरह से इसको बनाया जा रहा है। बिल्कुल। एक और आइडिया जो फ्लोट हुआ था बजट के ठीक पहले, और वाकई में बजट में आया भी, वो डीएफआई का था। खैर, डीएफआई को लेकर तो पहले भी बातें हुई थी, क्योंकि बैंक अफोर्ड नहीं कर पा रहे इतनी लंबी म्याद की इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग। तो अब इसका अनाउंसमेंट हो गया है। अब बात यहाँ पे ये हो रही है कि जो मौजूदा डीएफआई जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है, वही एक खड़ा होगा, एक से ज्यादा होंगे, और अगर नए आएंगे तो वापस सवाल वही है कि पैसे कौन डालेगा? इसका मुझे लगता है कि 2 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1 कि गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी और एक डीएफआई को फंड करेगी और बनाएगी। और स्टेप 2 एक इनेबलिंग लॉ बनेगा जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर भी यदि डीएफआई खड़ी करना चाहे तो वो डीएफआई कर सकता है। ज़रूरत इसकी, जैसे आपने बताया खुद ही, कि भाई लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के फाइनेंसिंग की ज़रूरत थी, इसलिए डीएफआई की बात चल रही थी। एक दो एग्जिस्टिंग डीएफआई गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल में, हो सकता है उनको ही रिवाइव किया जाए। 20,000 करोड़ के कैपिटल का प्रावधान किया गया है कि 20,000 करोड़ गवर्नमेंट एलोकेट की है उसमें डीएफआई में डालने के लिए। हो सकता है उसको ही ये लोग उसको यूज़ करें और उसको गवर्नमेंट ओनरशिप के अंदर वो डीएफआई चलाएं। बट ब्रॉड आर्किटेक्चर एक लॉ भी बनेगा, उस लॉ के अंदर कोई प्राइवेट सेक्टर यदि डीएफआई खड़ा करना चाहे तो वो उनको भी इजाज़त होगी। सो और हमने जो भी प्रेस अनाउंसमेंट सुने बजट के एज अ फॉलो ऑन, उसमें तो बड़ा क्लियर ही आया है कि भाई कंट्री की ज़रूरत है कि कई डीएफआई आएँ, एक डीएफआई से बात नहीं बनेगी, कई डीएफआई आएँ। इसलिए ओवरऑल एक लॉ बनेगा जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर भी आ सकता है। जैसे आपको याद होगा कि बैंकिंग के लिए ओपन विंडो लॉ, कि दिस इज अ गाइडलाइन विद फिट एंड प्रॉपर, एनीबडी कैन अप्लाई फॉर द बैंकिंग लाइसेंस एंड टेक अ बैंकिंग लाइसेंस। तो वैसा ही मुझे लगता है डीएफआई के लिए भी होगा कुछ ना कुछ। एक सवाल वही है कि पहले जैसे आपने कहा था कि जो पहले के डीएफआईस थे, उनका जब एसएलआर स्टेटस खत्म हुआ, उसके बाद से उनकी स्थिति
उतनी मजबूत नहीं रही। तो अगर अभी के जो डीएफआईज आएंगे तो उनको किस किस तरह का इंसेंटिव मिलना चाहिए ताकि वो सस्टेन कर पाए और उनके साथ ही जो लॉन्ग टर्म की फंडिंग है वो भी सस्टेन करें? देखिए, डीएफआई की 2 कैपेबिलिटी बहुत ज़रूरी है और उनको सक्सेसफुल होने के लिए। लायबिलिटी साइड में उनके पास एसेट लायबिलिटी मिसमैच नहीं होना चाहिए। लायबिलिटी का टेन्योर वही होना चाहिए जो कि उनके एसेट का टेन्योर हो। इसलिए किस तरह से वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जनरेट करें, पेंशन फंड से पैसे लेके आएँ, इंश्योरेंस कंपनी से का इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, बॉन्ड मार्केट को टैप करें, ज़ीरो कूपन बॉन्ड को टैप करें, किस तरह से लायबिलिटी प्रोफाइल बनाएँ, या वापस से एसएलआर बेनिफिट मिलेगा या क्या, मतलब वो डिटेलिंग आनी बाकी है। एसेट साइड में उनके पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि एसेट प्रोजेक्ट को अप्रेज़ कर पाएँ और प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट कर पाएँ। तो आपको याद होगा डीएफआई कहाँ पर प्रॉब्लम में आ जाता है, जहाँ की एसेट प्रॉब्लम में आ जाती है। एसेट लायबिलिटी मिसमैच फिर भी वो लोग मैनेज कर लेते हैं। यदि एसेट प्रॉब्लम में आ जाती है और एसेट अनप्रोडक्टिव हो जाती है और एनपीएल हो जाता है, तब वो प्रॉब्लम में आ जाती है डीएफआई, बिकॉज़ कैपिटल तो लिमिटेड रहती है और एनपीएल को फिर उनको प्रोवाइड करना मुश्किल हो जाता है। तो वो कैपेबिलिटी कि वो एसेट द प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने की कैपेबिलिटी बहुत ज़रूरी है क्रिएट करना उनके लिए। जी, थैंक यू सुनील जी हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।